हाँ, तो अब तक क्या पढ़ रहे थे? फिर प्रिंसिपल। अगर ये मॉलिक्यूलर बेसिस है तो इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल बेसिस। क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। बेचारे मेंडल जानते भी नहीं थे कि फैक्टर क्या है। मेंडल फैक्टर नहीं जान रहे थे और हम लोग 10 दिनों से पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो अब तक हम पढ़ रहे थे फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी को क्या बोला जाता है? ओके, तो क्या होता है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? जीन। और क्या होता है केमिकल बेसिस? डीएनए। ओके, इसी वजह से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस। ठीक है, क्या करिए, 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से ये बनाइए। 5-6 लाइन छोड़ के बनाइएगा।
इस पेज पे दोबारा भी आते हैं, 4-5 लाइनें आपने छोड़ा है। ठीक है? तो एक हेडिंग डालिए सबसे पहले, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक हेडिंग दीजिए, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो 3-4 लाइनें आपने नोट लिखिए जरा। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, नाम पढ़िए, फेडरिक। क्या नाम है? फेडरिक नाम है। ठीक है, फेडरिक मिक्सचर। क्या नाम है? फेडरिक मिक्सचर नाम। डिस्कवर्ड बाय फेडरिक मिक्सचर इन 1869, इन 1869। ओके, आप 1969 क्यों जानते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker। ये 1969 नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? 1869। तो न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 एंड कॉल्ड इट, और न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने क्या कहा था ये बताने जा रहे हैं। एंड कॉल्ड इट, देखो क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। कॉल्ड इट न्यूक्लिन। ठीक है ना? कॉल्ड इट न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। लेटर ऑन, आगे चल के, लेटर ऑन later on it was named, later on it was named nucleic acid by हाँ किनके द्वारा? ठीक है, अल्टमान के द्वारा। लेटर ऑन इट वाज नेम, आगे चल के क्या नाम दिया गया इसका? न्यूक्लिक एसिड। किसके द्वारा? अल्टमान के द्वारा। ड्यू टू, क्यों दिया गया? ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, एसिडिक कंपाउंड होने की वजह से, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट भाई लिखिए। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हाँ माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो है? मैक्रो। न्यूक्लिक एसिड
is a macromolecule, MSCRO. Nucleic acid is a MSCRO, is a macromolecule, is a macromolecule, and long polymer of and long polymer of, जानते हो किसका पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड? हाँ, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर। ओके, तो कहने का मतलब किसका बना हुआ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियोटाइड का बना। सही। अगर जगह नहीं होगा के बाद आप नोट कर। न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट हैं? कितने पार्ट का बना हुआ न्यूक्लिक एसिड? हाँ, कौन से 3 पार्ट है? तो लिखे आप कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जगह नहीं होगा तो इसके बाद जहां आप नोट कर रहे थे ना, इसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए, जहां ये आप नोट। ठीक है ना? कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइन से लिखे 1 2 3, 3 कंपोनेंट है, आप बना ही रहे थे। बताइए कौन कौन सा है, देख के बताइए। लिखिए पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर। नाम सुना पेंटोज सुगर का? क्या होता है पेंटोज सुगर? हाँ? 5 कार्बन का डाइसैकेराइड है। हाँ? 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड क्या बोला जाता है? पेंटोज। मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन नंबर हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड में कार्बन का नंबर कितना होता है? कितना? 3 से लेके 7। 3 कार्बन का होगा तो बोलेंगे हाँ, ट्रायोज बोलेंगे। क्या? 5 का हो तो पेंटोज। तो ये है पेंटोज सुगर, पहला है पेंटोज सुगर। दूसरा लिखिए नाइट्रोजन बेस। दूसरा है नाइट्रोजन बेस। हाँ, तीसरा फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड बराबर, आप पूरा नोट करिएगा, पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, पूरा नोट करना, प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड बराबर पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला करके बोला जाता, क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड। और ये हो गया आपका फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड का ही तो बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड, है ना? इसी का तो पॉलीमर है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड में आपने क्या देखा? पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ओके, इधर देखो, अब इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है?
न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। ओके, अगर आपको न्यूक्लियोसाइड जानना हो तो क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड से क्या हटा दोगे, फास्फेट। ओके, क्या आप फास्फेट जानना चाह रहे हो तो क्या करोगे, हाँ, न्यूक्लियोटाइड से क्या हटा दो, न्यूक्लियोसाइड। सभी कन्वर्जन ट्रू एंड फॉल्स में दिए जाते हैं, याद रखिए। लॉन्ग पॉलीमर का न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट, बॉन्ड टू क्या के बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ोगे बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जानना तो क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड से क्या घटा दोगे, फास्फेट। फास्फेट जानना हो तो क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड से क्या हटा दो, न्यूक्लियोसाइड। ये कन्वर्जन क्लियर है आपको, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कंपोनेंट दिखाते। तो तीन कंपोनेंट हैं, वही बना हुआ है। जब फास्फेट कहां से आएगा, क्या लिखा है ये, कौन सा एसिड है ये, हाँ, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फेट का सोर्स क्या हुआ, फास्फोरिक एसिड हुआ, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इसी वजह से है, किस वजह से, फास्फोरिक एसिड की वजह से। किस वजह से है, फास्फोरिक एसिड की वजह से होती है। तो न्यूक्लिक एसिड की एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल कौन सा है, फास्फोरिक एसिड। वहीं से फास्फेट आया है। इन तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो पीओ क्या होगा, ठीक है, तो फास्फेट बन जाएगा। अगला है यहाँ पे पेंटोस शुगर। क्या है, पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर में जो यहाँ पे शुगर है, दो प्रकार के शुगर पेंटोज आपको दिख जाएंगे। एक है राइबोज और दूसरा है डी ऑक्सी राइबोज। शुगर बनाना बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ध्यान देखना। एक पेंटागन बनाया है ना, और पेंटागन का जो हेड है उसी के ऊपर बिठा दिया है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ठीक बात है, ओके। इसके बाद से ये है हमारा कार्बन नंबर, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और यहां से जाकर के ये है कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसे लगा देना है एच ओ एच, एच एच, एच ओ एच। यहाँ देखो इस वाले कार्बन की 1 2 3 बैलेंसी तो पूरी है, एक बची है, लगा दिया हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये वाला कार्बन एच एच ओ एच, मिला के पढ़ो, CH2OH। 1 2 4 5।
5 कार्बन तो शुगर का नाम पेंटोज, पेंटोज शुगर। ठीक है, हाइड्रोजन, ये इसको पूरा हमने मिला के नोट कर दिया। क्या लिखा है? CH2OH। दोबारा देखते हैं। ये एक पेंटागन लिया है, ये ऑक्सीजन 1 4 5 H मॉलिक्यूल का नाम है राइबोस। क्या है? राइबोज। ठीक, अब आप क्या करिए, जो कार्बन नंबर 2 वहां से ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ऑक्सीजन को रिमूव करना, कहां से करना है? यहां से। ये वाला ऑक्सीजन हटा देना। जैसे ही ये ऑक्सीजन आप हटाओगे तो ये हो जाएगा डीऑक्सी, डीऑक्सीराइबोज, है ना? इसी के जस्ट नीचे आपको डीऑक्सीराइबोज वाला मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, क्या करना रहेगा? क्या अंतर है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में? किस कार्बन से? किस कार्बन से? कार्बन नंबर 2 से। देखो मेरे लिए बनाना बहुत आसान है, ये देखना जरा, बन गया। क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोज। अब इसी में जाकर नए हटाना, नीचे एक नया मॉलिक्यूल बनाओ, इसको पूरा करने दो। क्या करना रहेगा? सिर्फ यहां से यह ऑक्सीजन हटा दो, ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। डीऑक्सीराइबोज वो पेंटोज शुगर है जो डीएनए में पाया जाएगा। राइबोज वो पेंटोज शुगर है जो आरएनए में पाया। बस दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो हो गया दो प्रकार का पेंटोज शुगर हमारे पास। कौन कौन सा हो गया? राइबोज हो गया, और ठीक है बिल्कुल सही, डीऑक्सीराइबोज हो गया। राइबोज हो गया और डीऑक्सीराइबोज हो गया। ठीक है, हाँ। तो फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाना सीख ही लिया, है ना? राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बताया तुम लोगों को? खूब मंडूक हो क्या? उसमें गिन रहे हो बैठ के तुम लोग? हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें। कार्बोहाइड्रेट का क्या एम्पिरिकल फार्मूला? CxH2O का Y, जहां पे X और Y बराबर है। ये पेंटोज है तो X और Y क्या रखोगे? 5। क्या आएगा? हाँ, C5H10 O। देखना, है उतने एटम्स दिख रहे हैं उस मॉलिक्यूल में कि ज्यादा हो गया? काउंट करो। नहीं दिखा? जोड़ भी नहीं पा रहे हो? ये देखो इधर, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए? C5H। हाइड्रोजन काउंट करो, कितने हो गए यार? 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 1 2 3 4 5। यह क्या? राइबोज। यहाँ लिखा है राइबोज शुगर, ब्रैकेट बनाओ और
फार्मूला लिख, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख, तो क्या होगा? समझदार आदमी हो, एक ऑक्सीजन कम हो, पहले मॉलिक्यूल बनाया ना ये वाला डीऑक्सीराइबोज वाला। ओके ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहां से किया है? कार्बन नंबर 2 से कि कार्बन नंबर 3 से? हाँ 2 से किया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हाँ ये नहीं बाद में कंफ्यूज होकर 3 आंसर करोगे, 3 नहीं 2 से रिमूव की। ठीक, तो ये हो गया। आगे आओ, और अब बात करेंगे जो इसका तीसरा कंपोनेंट है। इसका तीसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है नाइट्रोजन बेस, है ना? क्योंकि बेसिक कंपाउंड है तो बेस, और नाइट्रोजन रख रहा है तो नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन रखने वाला बेसिक कंपाउंड नाम है नाइट्रोजन। क्या होता है नाइट्रोजन बेस? एरोमेट्रिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। कैसा? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हट गया क्या सिलेबस से? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हट गया? केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचा है क्या? अरे क्या तभी से बता रहे हैं, खत्म नहीं हो पा रहा है। कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक कहलाएगा? किसको फॉलो करें? क्या होता है हकल रूल? 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे नहीं मालूम है, मैं क्यों याद करूं यार, तुम लोग याद करो। तो मैं भूल गया हूँ, चलो तुम्हें याद है ना? चलो बस मुझे ये बताना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, साथ में है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब मैं कहूंगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या? क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? क्या आ जाए? नाइट्रोजन वगैरह क्या होता है बे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कहा जाएगा। चलिए इधर देखिए, तो यहां ध्यान से सुनिए, तो ये एरोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन खराब मत करिए। तो ये है नाइट्रोजन बेस, ये होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो मैं ऑटो ऑटो बोलना शुरू कर दूंगा। चले इधर आइए, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में आपको दो रिंग दिखेंगे और एक में आपको एक रिंग दिखेगा। तो एक में आपको दिखेगा दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। क्या है? दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। और एक में आप देखेंगे सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। जब डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, ऐसे नाइट्रोजन बेसेस को बोला जाता है प्यूरेंस। क्या बोला जाता है? प्यूरेंस कहा जाता है, नाम तो सुना ही होगा। ओके, और वही जब एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा तो कहेंगे पिरिमिडीन। तो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है नाइट्रोजन बेस को। नाइट्रोजनस बेस्ट नहीं बोलना है, नाइट्रोजन बेस बोलना है। तो बेस्ट मटेरियल हो, बेस्ट मटेरियल होता है। चलो आओ चलो, तो ये डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला है, क्या है? प्यूरीन। ओके, अब इसमें प्यूरीन जब आप देखोगे, एक तो आपको पिरिमिडीन रिंग ही दिखेगा, यही वाला रिंग है, ये वाला, यही तो है। और उसके साथ एक और रिंग है प्यूरिन्स में, जिसको बोला जाता है इमिडाजोल। क्या बोला जाता है? तो पिरिमिडीन के अलावा वो दूसरा रिंग कौन सा है? इमिडाजोल। याद रखिएगा, तो ये वाला जो रिंग है इसका नाम है इमिडाजोल, ये जो पेंटागन दिख रहा है आपको, और जो हेक्सागन दिख रहा है उसका नाम है पिरिमिडीन। ये तो यही वाला है। तो डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये, और ये प्यूरिन्स है। तो प्यूरिन्स में दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। अब
बहुत पॉपुलर सवाल है, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की पोजीशन प्यूरिन्स में क्या है। चलिए मैं दिखाता हूं। तो ये है पहले पोजीशन का नाइट्रोजन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इधर जाके पहले इसको पूरा करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर लिया ना तुम? आयु पैक ने पढ़ लिया तुमने? हाँ? तो किधर जाए? इधर जाए कि इधर चले जाए? पहले एक रिंग को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो ये 5, तो ये है 6, तो ये 7, 8, 9। नाइट्रोजन किन किन पोजीशन पे है? हाँ? छोटे बच्चों का सवाल है ना, कि प्यूरेन्स में नाइट्रोजन की क्या पोजीशन है? 1 3 7 9। कौन सा पोजीशन है? 1 3 7 9। क्लियर है? 1 3 7 9। और यही दूसरी ओर, ये तो यही है यार, ये रिंग यही तो है बना हुआ है। तो कौन सा पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल स्केलेटल लिया है हमने, है ना? ओके, तो ये कौन सा पोजीशन है? 1 3। तो बताओ, पिरिमिडिन्स में नाइट्रोजन की पोजीशन 1 3, जबकि प्यूरिन्स में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगी? 1 3 7 9। ओके, हाँ, इस यहां पे देखना, ये जो तुमको पिरिमिडिन रिंग दिख रहा है, कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन? पिरिमिडिन रिंग में 1 2 3 4 कार्बन है और 2। तो पिरिमिडिन रिंग में 4 कार्बन प्लस 2। इधर बताओ क्या जोड़ रिंग में? नहीं दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्या बता रहा है? हाँ? ओके, तो 1 2 3। अरे ये कार्बन दोनों का कॉमन है ना? 1 2 3, तो 3 कार्बन प्लस, वाह, ठीक। इनमें कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ये तो वही है, पिरिमिडिन ही है। नाइट्रोजन की पोजीशन याद कर लिया? हाँ, चले। अब इसके बाद प्यूरिन्स के एग्जांपल याद करिए। कौन कौन से प्यूरिन जानते हैं आप? हाँ? एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या है? प्यूरिन। जबकि सी यूटी कट, क्या लिखा है? सी यूटी कट। तो कट क्या है? हाँ, पिरिमिडिन। ओके, तो ये लिखा हुआ है ए प्यूरिन जी, सम्मान के साथ नाम लेना। क्या लिखा है? ए प्यूरिन जी। क्या लिखा हुआ है? ए प्यूरिन जी। तो कौन है प्यूरिन? ए और जी। ए प्यूरिन जी। ए फॉर एडेनिन एंड जी फॉर, बहुत सम्मान के साथ याद कर लिया इसको। तो कौन सा प्यूरिन? एडेनिन और ग्वानिन। ओके, क्या स्पेलिंग है एडेनिन? ए डी ई एन आई एन। ई रहेगा? आप बोल रहे हैं तो लिख दिया, कभी कभी आपके ऊपर भी भरोसा कर लेते। चलिए इधर आइए, अगला है यहाँ पे ग्वानिन।
स्पेलिंग GUAN। आप ही बताएं, मैं नहीं जानता। तो आपने जो कहा मैंने नोट कर दिया। अगला है सी फॉर साइटोनिन, साइटोसिल, साइटोनिन, साइटोसिन। ओके, मुझे नहीं मालूम, गलत लिखा है ये, पक्का? तो आप कैसे सही करना चाह रहे थे? अभी अभी कोई बदलाव? आगे से ई हटा दे, ठीक है ये, नोट कर लीजिए। आप नहीं बताया, मैं नहीं जानता हूं, गलत होगा तो आप ही जानना। चलिए अगला, यू फॉर यूरेसिन, यूरेसिन, यू फॉर स्पेलिंग URA, URA, तो URASIL। मैं नहीं जानता हूं, आप ही जो बता रहे हैं मैं नोट करूंगा बस। अगला है थायामीन की थाइमीन, थाई की थाया, थाइमीन, थायामीन नहीं, थायामीन है विटामिन B1। दिस इज थायामीन एंड दिस इज विटामिन B1। ये क्या है स्पेलिंग? ठीक है, तो कोई खास बात? कोई खास बात? हर जगह स्पेलिंग खत्म हुई है किससे? एक जगह ई नहीं आ रहा है, बाकी हर जगह स्पेलिंग खत्म हो रही है ई पे। वैसे ही अमीनो एसिड आपको याद कराया था, इसेंशियल अमीनो एसिड, हर जगह स्पेलिंग खत्म हुई थी ई पे, एक को छोड़ के। किसको छोड़? हाँ, बिल्कुल सही, ट्रिप्टोफैन को छोड़। ठीक है, हाँ, ये देखिए, इधर देखो, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों को मिला के बोला जाता है। सोए हुए हो क्या? न्यूक्लियोसाइड, इसी में जोड़ दो फॉस्फेट को भी। हाँ, वो बनाए हो ऐसे सब। अगर डायग्राम गंदा होने का डर है तो कतई ये लाइन मत दो, ऐसे रहने दीजिए। तो समझ समझ तो गए ही हो, कितनी बार एक ही बार नोट करोगे यार, अब याद भी करो। चलो, ओके, एक नोट डालो, NOTE। न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड से, लिंकेज से सवाल जरूर आता है, किसी न किसी प्रकार से सवाल आएगा। ठीक है, तो एकदम बहुत बेसिक बात है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस। अगर आप चाह रहे हो कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, और ढेरों सवाल कराने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, कई कई तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वो आप कर पाओ, उसके लिए जरूरी है इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझना। तो अब तक कुछ ज्यादा तो बताया नहीं है, यही ना कहा बस कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का।
अब तक बस एक बात आपको बताई है जब से ये लेक्चर शुरू हुआ। अब उसके 3 कंपोनेंट को दिखाया। कौन से 3 कंपोनेंट? पेंटोस शुगर दिखाया, उम्मीद आपने बनाना सीख लिया होगा। पेंटागन बनाना है, पेंटागन के कैप पे एक ऑक्सीजन रख देना, बाकी 4 कार्बन उसके वैसे दिख रहे हैं और एक साइड में कार्बन लगा देंगे। साइड में जहां कार्बन लगा देंगे वहां CO2OH लगा देंगे, बाकी सब पे CHOS लगा ना। हाँ, फॉस्फेट में कुछ जानना नहीं है। अब एक बात ये बचा नाइट्रोजन बेस के, तो भी बता लिया है, उम्मीद है आपको याद हो गया। तो डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला कौन सा है? प्यूरीन। कौन से एग्जांपल है? हाँ, ए प्यूरीन जी, याद रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्यूटिकट। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए हमारे पास? 5 प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन कौन से बॉन्ड हमें दिखेंगे, क्या मतलब कौन कौन सा बॉन्ड बनने के बाद ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है न्यूक्लियोटाइड? बना लिया है। हाँ, बना लिया है, तो क्या समझ पाए हो? हैं? क्या समझे? एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन कौन से बॉन्ड चाहिए? कितने? एक की दो? क्या दो चाहिए? कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए पूछ रहे हैं? और कितना एस्टर का? अब ध्यान से सुनिए, देखिए लिखिए कि नहीं, सुनिए, इधर देखिए, ये है पेंटोस शुगर बना है। ये क्या है? पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर है यार। ये है इसका कार्बन नंबर 1 और ये है इसका कार्बन नंबर 5। ऑक्सीजन ना कैप पे जो रहता है, ठीक है। स्केलेटन में ये ऑक्सीजन ना बनाए तब भी अंडरस्टूड है कि ये ऑक्सीजन। चलिए, ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। पेंटोस शुगर में जब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हाँ, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन बेस हमेशा पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा। कहां? सुन नहीं पाए हो? क्या सुने? नाइट्रोजन बेस हमेशा पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा, है ना। और हमेशा कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर और प्यूरीन या पिरिमिडीन के नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा जब वो जुड़ेगा। तो जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो कार्बन नंबर 1 पेंटोस शुगर का और प्यूरीन के नाइट्रोजन, अब किस पोजीशन पे है आपको मालूम है। कौन कौन सा पोजीशन होता है? प्यूरीन में क्या होता है? 1379। और पिरिमिडीन में क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर प्यूरीन होंगे तो ये है कार्बन नंबर 1 और प्यूरीन का 9वें पोजीशन का जो नाइट्रोजन, कौन सा? है ना, 9वें पोजीशन में नाइट्रोजन। तो कार्बन नंबर 1 और उसके 9वें पोजीशन का जो नाइट्रोजन है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो अगर प्यूरीन जुड़ा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम 19 ग्लाइकोसिडिक लिंक। तो अगर एडेनिन जुड़े या ग्वानिन जुड़े तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम, करेक्ट, 19। वही सी या यू या टी, इन तीनों में से कोई जुड़े तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम 1 1 1 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उम्मीद है बहुत क्लियर समझ में आ गया।
तो न्यूक्लियोसाइड बनाना जब होगा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगेगा। मेरा पॉइंट यह है, अगर प्यूरिन जुड़ेगा तब कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और पिरिमिडीन जुड़ेगा तब कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्यूरिन के जुड़ने पे कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाँ वाह 19, एंड पिरिमिडीन 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक तो ये हो गया। अगला देखो इधर, अगला है, अब हमको यहाँ पे जोड़ना है फास्फेट। क्या जोड़ना है, फास्फेट जोड़ना है हमको। ध्यान से सुनिए, फास्फेट जुड़ेगा हमेशा पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर, हाँ, पी फॉर फास्फेट, पी फॉर 5, कार्बन नंबर 5 पे जुड़ेगा फास्फेट। ओके, तो ध्यान से सुनो, ये था Cl2OH, OH फॉर हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल, और ये है एसिड, फास्फोरिक एसिड। अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड के बीच में बनेगा एस्टर। क्या बनेगा, तो फास्फेट पेंटोस शुगर से किस बॉन्ड की सहायता से जुड़ा, एस्टर, एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ा है। ओके, तो आप देखो, एक नाइट्रोजन बेस लगाओ, एक फास्फेट लगाओ, ये दोनों जुड़े तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, और ये भी जुड़ गया इसी में आके तो क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हो तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चाहिए और एक, क्लियर है ना, जस्ट बात नोट करो, जहां ये बनाया है उसके नीचे लिखना, each nucleotide contains, each nucleotide, each nucleotide contains, each nucleotide contains, हाँ, one glycosidic bond, contains one glycosidic bond and one, बिल्कुल सही, and one ester bond, वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड वन एस्टर बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ ना कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर अगर आपने पता कर लिया है तो वही एस्टर बॉन्ड के बराबर होगा, वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बराबर। जैसे मान लो मैं कहूं एक डीएनए का लेंथ आपको दे, मैं कहूं कि इतना मीटर डीएनए है, कुछ भी, और हम कहे बताना कि इतने मीटर डीएनए में कितना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और कितना एस्टर बॉन्ड होगा, कितना पाया जाएगा, तो बता लोगे, नहीं बता पाओगे, बता लोगे कैसे, अगर आपको कोई क्या बता दे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता दे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का नंबर ही एस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बराबर होगा, है ना। तो लिखिए जरा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे ये देखो ये लिखा है Gl फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बॉक्स बंद करो।
न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं? ये नोट करने से पहले लिखिए, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, जानते हो ना? कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। तीनों लेटर कैपिटल लेटर में लिखिए, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज, राइबो, नहीं मालूम? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अभी तो राइबोज बता रहे थे, अब राइबो बता रहे हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तुम लोग। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम? हाँ, राइबोज, राइबो, राइबो, राइबो आया है राइबो से। ठीक है, चलिए नोट कर लो भाई, पूरा नाम नोट कर लो यार, डीएनए आरएनए का। बहुत बड़े भोदू आदमी हो बे तुम लोग, डीएनए आरएनए का पूरा नाम ही नहीं मालूम तुम लोगों को, उल्टा सीधा बता रहे हो। कुएं के मेढक हो तुम लोग। ओके, कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं डीएनए में और कितने प्रकार के आरएनए में? हाँ, क्या क्या? टोटल कितने नाइट्रोजन बेसेज है हमारे पास? 5, है ना? तो 5 में से 4 पाया जाएगा आरएनए में और 4 ही पाया जाएगा, तो कौन से 4 हैं? ए, टी, टी, क्यू। ओके, दैट मीन्स यूरेसिल पाया जा रहा है और ये बोला जाता है आइडेंटिफाइंग बेस। तो आरएनए का आइडेंटिफाइंग बेस क्या है? कैसे पता लगाओगे कि ये आरएनए है? यूरेसिल को देख के पता लग जाएगा। और डीएनए में ए, जी, सी, टी, तो थाइमिन जो है वो आइडेंटिफाइंग बेस है, पूरा नोट करिएगा, है ना? तो थाइमीन जो है वो आइडेंटिफाइंग बेस है, कहां पे? डीएनए में, जबकि आरएनए में, ओके, तो एडेनिन, ग्वानिन, हाँ, साइटोसिन, और बताओ, यूरे। एक बात है, एक बात है, ओके, अभी हमको न्यूक्लियोसाइड बनाना है, क्या किया जाए? क्या किया जाए यार? इसी नाइट्रोजन बेस को ले जाके कहां जोड़ दें? कौन सा पेंटो शुगर, वही तो जानना चाह रहे हैं यार। राइबोज, राइबोज पे लगाने जा रहे हैं इसको, ठीक है? राइबोज पे लगाने जा रहे हैं एडेनिन को, लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ओके, और न्यूक्लियोसाइड का नाम है, बहुत प्यारा सा नाम, एडिनो। ओके, इधर साइटोसिन को लगा दिया है राइबोज। क्या नाम है? साइटिसिन, हाँ? साइटोडिन, स्पेलिंग
टी वाई, देखना ठीक है, ये तुम ही बता रहे हो, मैं तो बस नोट कर। ठीक है, अगला अगला, यूरिडिल। यूरी, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है, मैं तो बस नोट कर रहा हूं, बता आप लोग। ठीक है ना, ये आप करिए तो ठीक है भैया, सही है। अभी न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, जोड़ देंगे फास्फेट को। ओके, हाँ, हम नाम एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जो मैंने कहा वो सही है गलत? गलत है, मेरी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हो। सही है, अब इस बार पूछ नहीं रहा हूं, इस बार बता रहा था। ये सही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट भी बोल सकते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, जो आप तभी से चिल्ला रहे हैं, क्या बोला जाता है, एडिनाइलिक एसिड। मेरी बातों में तुमको बिल्कुल भरोसा नहीं, तुरंत तुमने खारिज कर दिया। चलिए, तो ये है एडिनाइलिक एसिड, क्या नाम है इसका, एडिनाइलिक, यही है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट भी है, ठीक है ना। हाँ, मोनोसिन मोनोफास्फेट, वो लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो वही नाम नोट कर लेना है। तो बताइए क्या लिखना है। अनाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम पूछे। ठीक है, आजकल एक सवाल फ्रेम करते हैं, एक ही में क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को ढेर सारा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके कहेंगे बताओ कितने नाइट्रोजन बेस हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने न्यूक्लियो। उम्मीद है ऐसे सवालों को कर पाओ। इधर आ जाओ, यहाँ नाइट्रोजन बेस कौन कौन से, नहीं बता पाओगे क्या, बोलो क्या क्या यार बताओ। तो ये है एडेनिन, ग्वानिन, अरे पहले ये तो बताओ, पहले थामिन बताओ, साइटो, अगला बताओ, थाइमिन। ओके, इधर देखो, न्यूक्लियोसाइड बनाना, क्या जोड़ना है, डीऑक्सीराइबोज पे जोड़ेंगे इस बार नाइट्रोजन बेस। ओके, ओके, अब जैसे यहाँ पे एडिनोसिन, ग्वानोसिन और साइटिडीन लिखा है ना, सबके आगे लगाएंगे डीऑक्सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे यार, डीऑक्सी, यहाँ क्या लिखेंगे, तुम पूरा नोट करना, डीऑक्सी, क्या, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ये सब काम तुमको करना है यार, मैं क्यों लिखूं यार, तुम लोग लिखो। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन, यहाँ लिखो, अरे इसी के आगे डीऑक्सी लगा रहे हैं। ठीक है, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन,
ओके, और यहाँ डीऑक्सीथाइमिडीन, ये मैं नोट कर दे रहा हूं। डीऑक्सीडीन, वाह, डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। बाकी आप खुद लिखो, क्या लिखोगे यहाँ? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, अगला वाला हमने हाँ। कंप्लीट कर लिया है? हाँ। न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस, कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस? 5। हमने डीएनए नहीं कहा है, हमने न्यूक्लिक एसिड। 5 हो, और न्यूक्लियोसाइड 4 इधर 4 उधर, और न्यूक्लियोटाइड, जबकि हम डीएनए में ही सवाल पूछे तो क्या? 4। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए। आरएनए में कहें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, 4 प्रकार के टाइप पाए, है ना? लिखिए, इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड 5 5 different types of nitrogen base, 5 5 different types of nitrogen base, पांचों अलग अलग है ना? 5 different type of nitrogen base plus 8 type 8 types of nucleoside, सही है ना? 8 types of nucleoside and 8 type and 8 types of nucleotide are found, पाया जाता है, ठीक है ना? तो 5 8 8 को हाईलाइट करो, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, लिखो, 4 types of nitrogen base, comma 4 types of nucleoside and 4 types of nucleotide, 4 types of, पहले नाइट्रोजन बेस का, फिर न्यूक्लियोटाइड का, फिर आर फाउंड इन डीएनए एज वेल एज आरएनए, डीएनए एज वेल एज आरएनए, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, कितने प्रकार के? 4 प्रकार, क्या? 4 प्रकार।
चलिए एक नई हेडिंग दीजिए, डीएनए के पहले पार्ट में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े, डीएनए। ठीक है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े। है ना, और चैप्टर टेस्ट के लिए अपना प्रॉपर तैयार कर लीजिए।